नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लू हिल के विला में। अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि हर्षवर्धन के विला में हर्षवर्धन अनाया को गोद में लेकर डाइनिंग टेबल पर बिठाता है और टीवी का रिमोट देते हुए उसके माथे को चूम कर बोला, तुम थोड़ी देर टाइम पास करो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाता हूँ। अनाया भी अपनी तारों जैसी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, ठीक है। इतना बोलकर वह टीवी शुरू कर देती है। न्यूज चैनल खुलते ही वहां की न्यूज देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हर्षवर्धन को घूरते हुए बोली, यह सब कुछ क्या है? अभी क्या तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो? तो हर्षवर्धन को भी याद आता है कि पिछले 2 दिनों से इंटरनेट पर क्या तहलका मचा हुआ है। वह अनाया को बताना ही भूल गया। यहाँ तक कि अपनी चोट के चलते अनाया ने तो शुभ की भी रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इसीलिए हर्षवर्धन कुकिंग करते हुए उसे पिछले 2 दिन में जो कुछ भी हुआ उसके बारे में इन्फॉर्म कर देता है। सब कुछ सुनने के बाद अनाया में सिर हिलाते हुए बोली, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, मामला अपने आप ही ठीक हो जाता। हर्षवर्धन कुछ सोचते हुए बोला, मुझे पता था मामला ठीक हो जाता, लेकिन उसके लिए 10-15 दिन लगते और मैं नहीं चाहता था कि इतने लंबे वक्त के लिए कोई मेरी बीवी को बदनाम करे। यह सुनकर अनाया हंसने लगती है और अपनी सेक्रेटरी को फोन करके पूरी रिपोर्ट लेती है कि कोई गड़बड़ तो नहीं है और अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम को अलर्ट रहने को कह देती है। हर्षवर्धन जो गौर से उसकी बातें सुन रहा था, उसे पता था कि उसकी बीवी अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो उसे छुपा रही है, या फिर कह सकते हैं कि उसके सामने नहीं लाना चाहती। वह भी उसे फोर्स नहीं करता, उसे पता था वक्त आने पर उसकी बीवी खुद सामने से चलकर उसे सब कुछ बता देगी। इसीलिए वह चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। तब तक खाना भी बन चुका था और मस्ती करते हुए और अनाया को परेशान करते हुए हर्षवर्धन ने उसे सारा खाना खिला दिया। अनाया किसी छोटे बच्चों की तरह अच्छे से खाना एंजॉय कर रही थी। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अचानक गायब होने से उसने कपूर खानदान की नींद उड़ा दी थी और कपूर खानदान बौखलाए हुई हर जगह उसे खोज रहा था। यहाँ तक कि जानवी कपूर जो पहले उसे मारना चाहती थी और वह भी अभी पागलों की तरह अनाया के मिलने की दुआएं मांग रही थी, चाहे फिर वह आधी मरी हुई ही क्यों न मिले, लेकिन वह बस मिल जाए, यही दुआ मांग रहे थे। हॉस्पिटल में दूसरी ओर अस्पताल की हालत अभी भी ठीक नहीं थी। हालांकि किसी को यह नहीं पता था कि डॉक्टर ऐना कौन से देश में या फिर कौन सी कंट्री में है, लेकिन उसे हर जगह जहां डॉक्टर ऐना के होने की खबर या फिर अफवाह उड़ी थी, उस हर जगह लोगों की भीड़ कुछ ज्यादा ही मंडरा रही थी। लोग बार बार अस्पताल में जाकर डॉक्टर ऐना को खोज रहे थे। किसी को अपने बच्चों का इलाज करवाना था, तो किसी को अपने बूढ़े माँ बाप का इलाज करवाना था, तो कोई ऐसा था जो अपने मालिक का इलाज करवाना चाहता था। कोई पॉलिटिशियन बीमार था, तो कोई ऐसा था जो गरीब राह चलता इंसान था जिसे अपने बच्चों को बचाने की उम्मीद मिली थी। इसीलिए उसे हर जगह भीड़ इकट्ठा होने लगी थी जहां जहां डॉक्टर ऐना के होने की खबर मिली थी, लेकिन हर किसी को हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही थी। उसी तरह सिटी अस्पताल में भी यही हाल था। अस्पताल पिछले 2 दिनों से खचाखच लोगों से भरा हुआ था। हर को यहाँ पर बस डॉक्टर ऐना को ही ढूंढने आ रहा था। यहाँ तक कि अस्पताल के डीन डॉक्टर बख्शी को अस्पताल की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन का इंतजाम करवाना पड़ा, क्योंकि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी लोगों को काबू नहीं कर पा रही थी। कुछ लोग तो बौखलाए हुए अस्पताल में तमाशा भी कर रहे थे और रो रो कर लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल भी कर रहे थे कि उनके परिजनों को बचा ले। दूसरी ओर डॉक्टर बख्शी इस बात से भी परेशान थे कि उसका नातिन अभी भी होश में नहीं आया था। हालांकि डॉक्टर ऐना ने जाने से पहले कहा था कि दूसरे दिन शुभ को होश आ जाएगा, लेकिन वह अभी भी बेहोश था। हालांकि हालात क्रिटिकल नहीं थे, उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल थे और दिखने में ऐसा लग रहा था कि शुभ सो रहा है, लेकिन डॉक्टर बख्शी को बेचैनी हो रही थी। आखिरकार वह उसका नातिन था। अगर कोई आम पेशेंट होता तो वह बेखौफ होकर बैठे होते, लेकिन शुभ उनके जिगर का टुकड़ा था। वह इतने शांत नहीं रह पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने परेशान होकर अनाया को फोन लगाया, लेकिन अनाया का फोन तो उस एक्सीडेंट में ही टूट चुका था, इसलिए फोन बंद आ रहा था और फोन नहीं लगता देख वह और परेशान हो गए। वो सुबह से कुछ घंटे में अनाया को फोन करके उसे इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कई बार ईमेल करके शुभ की रिपोर्ट भेजी, यहाँ तक कि कई सारी चीज और भी ट्राई की,
लेकिन वह अनाया को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। और डॉक्टर एना क्या उनके पास बस एक ही कांटेक्ट था, उसके अलावा और कोई जरिया नहीं था कि वह डॉक्टर एना को अप्रोच कर सके। पिछली बार भी काफी मुश्किल से उन्होंने उसका कांटेक्ट ढूंढ रहा था। आखिरकार हार मानकर उन्होंने एक डिसीजन लिया। वह जानते थे कि डॉक्टर एना हर्षवर्धन रावत के बहुत ज्यादा करीब है। हालांकि वह हर्षवर्धन से बहुत ज्यादा डरते थे और उन्हें कांटेक्ट करने से घबरा रहे थे, लेकिन बात उनके नातिन की थी, जिसके लिए उन्होंने हिम्मत करके हर्षवर्धन के सेक्रेटरी को कॉल किया। हर्षवर्धन का सेक्रेटरी डॉक्टर बख्शी की सारी बातें सुनी और उन्होंने तुरंत अपने बॉस को इस बारे में इन्फॉर्म किया। हर्षवर्धन जानता था कि उसकी बीवी के लिए उसके पेशेंट कितने मायने रखते हैं, इसीलिए वह डॉक्टर बख्शी को तुरंत कांटेक्ट करता है। डॉक्टर बख्शी हर्षवर्धन का फोन नंबर देखकर खुश होते हुए बोले, मिस्टर रावत मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन प्लीज आप मेरी डॉक्टर एना से बात करवा सकते हैं। बात काफी गंभीर है और डॉक्टर एना मेरा फोन नहीं उठा रही, मैं उन्हें कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। क्या डॉक्टर बख्शी का फोन कोई बुरी खबर देगा? और क्या डॉक्टर सुषमा चलेगी नई चाल? अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि शुभ की हालत खराब होने की वजह से डॉक्टर बख्शी थक हार कर हर्षवर्धन को कांटेक्ट करते हैं और अनाया से बात करने की रिक्वेस्ट करते हैं। वही हर्षवर्धन अपनी सोई हुई बीवी को गौर से देखता है और डॉक्टर बख्शी की बातों के बारे में सोचता है। वह नहीं चाहता था कि वह अनाया को नींद से उठाए और उसकी नींद डिस्टर्ब करें, क्योंकि वह दवाएं लेकर सो रही थी और ऊपर से वह डॉक्टर बख्शी को यह नहीं बता सकता था कि अनाया का एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि यह बात की लेजेंडरी डॉक्टर एना का एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी ने उसे मारने की कोशिश की है। यह बात देश क्या पूरी दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी थी और यह बात इतनी भी बढ़ सकती थी कि कई कंट्री में तो तकरीबन कर्फ्यू लगा सकती थी, क्योंकि उसके लाखों चाहने वाले थे अनाया के और लाखों दुश्मन भी थे। कुछ ऐसे लोग थे जो यह सुनकर खुश होते, हालांकि खुश होने वाले लोग कम थे। ज्यादातर लोग तो अनाया के एहसानों के नीचे दबे हुए थे। गरीब हो या अमीर, हर कोई अनाया के लिए कर्जदार था। यहाँ तक कि दुबई लंदन की रॉयल फैमिली भी डॉक्टर एना की कर्जदार थी। किसी न किसी तरह से डॉक्टर एना ने उनकी मदद की थी, इसीलिए वह यह बात बाहर नहीं जाने दे सकता था। तो वह ना चाहते हुए भी अनाया के पास गया और उसे हल्का सा थपथपाते हुई हल्की आवाज में बोला, बीवी डॉक्टर बख्शी तुमसे बात करना चाहते हैं। अनाया जो गहरी नींद में थी, वह डॉक्टर बख्शी का नाम सुनकर तुरंत अलर्ट हो गए। उसे शुभ का ख्याल आया और वह ना में सिर हिलाते हुए नींद भरी आवाज में बोली, मैं यह कैसे भूल सकती हूँ, जरूर कोई प्रॉब्लम हुई होगी, तभी उन्होंने इस वक्त फोन किया है। वह तुरंत हर्षवर्धन को देखते हुए बोली, अभी मुझे फोन दो। और वह फोन कान पर रखते हुए डिप आवाज में बोली, क्या हुआ है, क्या शुभ ठीक नहीं है? यह सुनकर डॉक्टर बख्शी थोड़ी परेशान आवाज में सब कुछ उसे बता देता है। अब तक वो समझ चुका था कि अनाया ने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, इसीलिए वह थोड़ी डरी हुई आवाज में बोला, डॉक्टर एना कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है और ना ही कोई क्रिटिकल सिचुएशन है। वही यह सुनकर अनाया एक गहरी सांस लेकर बोली, क्या आप एक बार मुझे उन मेडिकेशंस के नाम बोल सकते हो जो आप शुभ को दे रहे हैं? सभी नाम सुनने के बाद अनाया एक गहरी सांस लेकर डॉक्टर बख्शी से बोली, शुभ सो इसीलिए रहा है कि सुपर मेडिकेशन की वजह से नींद का प्रभाव बढ़ रहा है। अब जो उसे मेडिकेशन दे रहे हैं उसमें 2 ऐसी दवाएं हैं जो आपस में मिलने से स्लीपिंग पिल्स बन जाती है, जिसकी वजह से शुभ उठ नहीं रहा है। उन्हें बंद दीजिए, शुभ कुछ घंटे में उठ जाएगा। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी को भी एहसास होता है कि डॉक्टर एना सही कह रही है। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। वह खुद एक एक्सपर्ट डॉक्टर थे, उन्हें खुद समझ जाना चाहिए था कि क्या प्रॉब्लम है। फिर भी वह अनाया का शुक्रिया करते हुए बोले, थैंक यू डॉक्टर एना, आपने मुझे अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन वह आगे कुछ बोलते उसे पहले ही हर्षवर्धन अपनी बीवी के पास से फोन लेकर उसे काट देता है। अब उसे डॉक्टर बख्शी के आगे की बकवास नहीं सुननी थी। वह अपनी बीवी की कीमती नींद को खराब नहीं करना चाहता था। वह प्यार से उसे सुला देता है। वह भी खड़ा होने वाला था तो अनाया उसे खींचकर अपनी बाहों में करते हुए बोली, अभी मुझे तुम्हारे पास सोना है, तुम कहाँ जा रहे हो? उसकी नींद भरी और अलसाए आवाज सुनकर हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है और खुद उसके पास लड़ते हुए अनाया को अपने ऊपर लेटा लेता है। उसकी चोट की वजह से वह ज्यादा फोर्स नहीं देता, लेकिन अनाया भी अपने मस्कुलर हब्बी के ऊपर किसी छिपकली की तरह चिपक कर सो जाती है और उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आता है।
मेहता इंडस्ट्रीज में। वही मेहता इंडस्ट्री में विशाल मेहता काफी बेसब्री से अनाया की इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहा था। उसका दिल कोई भी और चीज करने को नहीं कर रहा था। तभी उसकी मुराद पूरी हुई। दरवाजे पर क्रिस्टीना हाई हील की टक टक करते हुए अंदर आई। आज भी उसने काफी छोटी सी ब्लैक ड्रेस पहनी थी। वह फॉरेनर थी, तो वह कुछ ज्यादा ही गोरी थी। हालांकि उसके चेहरे के फीचर्स इतने खास नहीं थे, लेकिन मेकअप उसकी सारी कमियों को छुपा देता था। ऊपर से उसके एक्स्ट्रा बूब्स कुछ ज्यादा ही उसे अट्रैक्टिव बना रहे थे। वह घमंड से चलते हुए अंदर आई और काफी सिडक्टिव अंदाज में विशाल मेहता के पास जाते हुए बोली, बॉस आपका काम हो गया। मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, लेकिन हम ज्यादा कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं, जैसे उसके बारे में किसी ने कुछ छुपाया है। यह सुनकर विशाल मेहता उसे अपने गोद में बिठाते हुए बोला, बात क्या है, साफ साफ बताओ। तो क्रिस्टीना कुछ सोचते हुए बोली, बॉस यह बात तो सच है कि वह उस गांव के आश्रम में रही थी, लेकिन वह आश्रम काफी मिस्टीरियस है और बहुत ज्यादा पावरफुल। शायद इतना पावरफुल तो इस देश में कोई परिवार भी नहीं है। उसे बहुत सारी कंट्री सपोर्ट करती है और उसकी सबसे बड़ी वजह है लीजेंडरी डॉक्टर एना, और वहाँ और कोई भी राज है। इसीलिए हम आश्रम के अंदर से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाए, लेकिन यहाँ आने के बाद काफी सारी चीज मिस्टीरियस हुई। मिस अनाया जितनी दिख रही है उतनी सिंपल नहीं है, वह कुछ छुपा रही है। यह सब सुनकर विशाल मेहता के चेहरे पर मिस्टीरियस मुस्कान आ गई और वह हंसते हुए बोला, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उसकी एक तस्वीर चाहिए। उसका क्या हुआ? यह सुनकर क्रिस्टल थोड़ी उदास होकर बोली, बॉस मुझे वो तो नहीं मिला। मैंने काफी कोशिश की, लेकिन हम उनके चेहरे की तस्वीर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। लेकिन एक न्यूज़ है, कपूर खानदान कुछ बौखलाया हुआ है। वह किसी इंसान को ढूंढ रहा है, किसे वो हम पता नहीं कर पा रहे हैं। यह सुनकर विशाल मेहता की आंखें छोटी हो गई और वह कुछ सोचते हुए बोला, लगता है उन लोगों ने कोई नई चाल चली है। लेकिन वह थोड़ा डरा हुआ भी था, क्योंकि उसे पता था कि कपूर खानदान के लोग कितने खतरनाक हैं, और उसे अनाया के लिए डर लग रहा था। कुछ सोचते हुए वह बोला, मुझे घर जाना है, किसी चीज की तैयारी करनी है। लेकिन तभी सेक्रेटरी क्रिस्टीना उसका हाथ पकड़ते हुए काफी नाराज आवाज में बोली, बॉस इतनी रूखी सूखी तरीके से बाय बाय। यह सुनकर विशाल के चेहरे पर एक शैतानी भाव आ गए और वह उसे अपनी बाहों में खींचते हुए उसके होठों पर डिप तरीके से चूमने लगा और उसे फ्रेंच किस करते हुए उसके मुंह के अंदर अपनी टंग डालकर उसे एक्सप्लोर करने लगा। उसके हाथ साथ ही साथ उसके उभारों को भी दबा रहे थे और दूसरा हाथ उसके कमर से नीचे सहला रहा था। 20 मिनट की लंबी किस के बाद विशाल उसे दूर होते हुए एक शैतानी स्माइल के साथ बोला, बेबी इसके अलावा अभी मैं कुछ नहीं दे सकता। फिर अपने अंगूठे से उसके लाल सर्जरी वाले फूले होठों को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में एंजॉय करवाऊंगा। इतना बोलकर वह उसके बट पर जोर की टिप्पणी देकर वहां से चला गया। क्या प्लान है अनाया के खिलाफ विशाल का, और क्या जानकारी मिलेगी विशाल को अनाया की? मेहता विला में दूसरी ओर विशाल मेहता सीधे ही अपने घर मेहता हाउस चला गया। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। वह जैसे ही वहां पहुंचा, उसे हॉल में ही अपने मॉम डैड मिले। वह उनके सामने जाकर बैठते हुए गंभीर आवाज में बोला, मॉम डैड मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसे इतना सीरियस देखकर उसकी माँ कावेरी मेहता पूछती है, क्या बात है बेटा, तुम काफी सीरियस नजर आ रहे हो। उसके पिता सुरेश मेहता भी उसे घूर रहे थे, क्योंकि उसका बेटा कभी उनसे इस तरह से मिलने के लिए नहीं आता था। तो विशाल मेहता अपनी बात सीधी रखते हुए बोला, मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरा रिश्ता लेकर कपूर मेंशन जाए। यह सुनकर कावेरी मेहता की आंखें चमक गई। वह खुश होते हुए बोली, क्या तुम शादी करने के लिए मान गए हो? कावेरी मेहता कई सालों से विशाल मेहता के पीछे पड़ी थी। वह चाहती थी कि विशाल मेहता शादी करके उन्हें पर पोता दे दे, लेकिन वह मान ही नहीं रहा था। वैसे भी उन्हें पता था, उनका बेटा उनके पति की तरह ही अयास लड़कियों का शौक रखता था है। सुरेश मेहता भी अपने जमाने में काफी लड़कीबाज थे। वह तो आज भी कभी कभार दिल बहलाने के लिए लड़कियों के साथ छुपकर रात बिताते थे। उसे छोटी और जवान लड़कियां पसंद थी और बिल्कुल विशाल मेहता उन्हीं पर गया था। लेकिन कावेरी मेहता को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह काफी लालची और घमंडी इंसान थी। उनके हिसाब से अमीरों के यह शौक होने आम बात है। अमीर खानदान में ऐसा ही होता था, लेकिन वह ऐसी लड़कियों को काफी नीची समझती थी और उन्हें अपने परिवार के और अपने लायक नहीं समझती थी। इसीलिए वह चाहती थी कि उनका बेटा एक अच्छी और खूबसूरत लड़की से शादी कर ले।
जिसका एक खानदानी नाम हो, और आज अपने बेटे की बात सुनकर वह खुश हो गई थी। तभी पास बैठी हुई सुरेश मेहता बोले, बात तो सही है। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है, हम कल ही जाएंगे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। तभी वहां पर एक घमंड भरी आवाज आई, क्या हो रहा है यहाँ? यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि दिव्या मेहता की थी, जो विशाल मेहता की छोटी बहन थी, जिसके अंदर उसकी माँ के सारे गुण थे। इसके अंदर घमंड के साथ साथ काफी ज्यादा ईगो भी था। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। पिछली जिंदगी में उसने अनाया को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था, ताने हो या मारपीट हो, या फिर उसे पब्लिकली ह्यूमिलेट करना हो, वो हर चीज उसने पिछले जन्म में अनाया के साथ की थी। वो हर हरकतें करती थी जो इंसान अपने दुश्मन के साथ कर सकता था, और उसमें उसका साथ जानवर भी देती थी, क्योंकि जानवी ने काफी बहुत पहले ही दिव्या से अच्छे संबंध बनाए थे। हालांकि दिव्या उसे भी अपने सामने नीचे ही समझती थी, और कई बार उसे भी नीचे दिखा दिया करती थी। वहीं अपनी छोटी बहन को वहां देखकर विशाल मेहता मुस्कुराकर बोले, हाँ मैं शादी कर रहा हूँ। तभी कावेरी मेहता बोली, हम कल ही कपूर खानदान में जाएंगे शादी की बात करने के लिए। तुम्हारे भाई का मन कहीं बदल ना जाए। यह सुनकर दिव्या मुस्कुराकर बोली, और तो आप जानवी से शादी कर रहे हैं? वैसे भी आपका अफेयर काफी लंबे वक्त से उससे चल रहा है। अच्छी बात है। यह सुनकर जहां कावेरी मेहता और सुरेश मेहता के चेहरे पर मुस्कान थी, वही विशाल मेहता की आंखें छोटी हो गई, और वह थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, मेरी शादी अनाया मेहता से हो रही है। यह सुनकर उन दोनों की आंखें बड़ी हो गई, और वह तीनों अजीब नजरों से विशाल मेहता को घूरने लगे, क्योंकि वह तीनों में से कोई भी यह नहीं चाहता था। हालांकि अनाया उन्हें दिखाने में अच्छी और काफी संस्कारी लगी थी, लेकिन वह यह बात नहीं भूल सकते थे कि वह एक गांव से आई थी, और गांव की गवार थी। उसे कुछ आता जाता नहीं था, यहाँ तक कि वह हाई सोसाइटी में उठने बचने के लायक नहीं थी। दिव्या मेहता तो नफरत भरी आवाज में बोली, भाई आप उसे गांव की गवार को इस खानदान की बहू कैसे बना सकते हैं? उसके पास कोई भी क्वालिटी नहीं है। मुझे तो लगता है उसके चेहरा भी काफी घटिया होगा, जिसकी वजह से वह उसे हमेशा छुपा कर रखती है। अपनी बहन की यह बात सुनकर विशाल मेहता उसे घूरते हुए कड़क आवाज में बोला, भूल मत, वह तुम्हारी होने वाली भाभी है, और यह मेरा आखिरी फैसला है। वैसे भी सालों पहले गीता आंटी ने मेरी और उसकी शादी तय की थी, तो मैं उसी से शादी करूंगा। यह सुनकर कावेरी मेहता भी थोड़ी नाराज आवाज में बोली, मानती हूँ कि मेरे रिश्ते गीता से अच्छे थे, इसीलिए वह अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहती थी, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं रही। वैसे भी जानवी का सोसाइटी में कोई नाम तो है, लेकिन उस लड़की को तो कोई ढंग से जानता भी नहीं, और तुम ऐसी लड़की से शादी करना चाहती हूँ? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? सुरेश मेहता भी अपनी बीवी के ख्यालों से सहमत थे, लेकिन तभी विशाल मेहता उन सबको देखते हुए बिना इमोशन के बोला, क्या आप यह नहीं जानते कि कपूर खानदान का सब कुछ अनाया कपूर का ही है? गीता आंटी सब कुछ पहले से ही अनाया के नाम करके गई है। यह सुनकर उन दोनों को याद आता है कि यह बात सच है कि गीता कपूर की असली बेटी अनाया कपूर ही है। जानवी को तो उन लोगों ने गोद लिया था, और वैसे भी अनाया अभी भी प्योर है, लेकिन जानवी तो, इतना बोलकर वो अजीब तरह से हंसने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में अभी भी वह लोग अनाया को उसकी बहू नहीं बनना चाहते थे। लेकिन विशाल की आखिरी बार उन सबको ही सही लगी। वो सभी लोग जानवी के बड़ी जानते थे, हालांकि उनके पास ज्यादा सबूत नहीं है, लेकिन उनके नजरों में जानवी का कैरेक्टर ज्यादा साफ नहीं था। तभी दिव्या कपूर कुछ सोचते हुए बोली, फिर भी भाई वह हमारे खानदान के लायक नहीं है। वैसे तो आपने याद दिलाया तो मुझे भी याद आया, वह जानवी कपूर भी किस खानदान की है वह हम नहीं जानते, और उसका मेहता खानदान में आना सही नहीं है। मैं तो कहती हूँ आप कोई अच्छे खानदानी लड़की को खोजिए जिससे आप शादी कर सके। यह सुनकर कावेरी मेहता को सोते हुए बोली, वैसे विशाल तुम सही कह रहे हो। अगर तुमने अनाया से शादी की तो कपूर इंडस्ट्री के साथ साथ गीता कपूर की करोड़ों की जायदाद भी अनाया के साथ हमारे पास आ जाएगी। तभी सुरेश मेहता कुछ सोचते हुए बोले, सही बात है, वैसे भी वह गांव की गवार है, वक्त रहते मुझे वह सब कुछ छीन लेंगे, और बाद में अगर तुम किसी और को पसंद करो तो उसे गवार को रास्ते से हटाकर तुम मुझसे शादी कर सकते हो। अपने पति की बात सुनकर कावेरी मेहता के चेहरे पर शैतानी भाव आ गए। दिव्या मेहता को भी यह सही लगा। वह मुस्कुराकर बोली, वैसे प्लान तो बुरा नहीं है, उस गवार को हम अपने खानदान का नाम दे ही सकते हैं।
आखिरकार उसके पास करोड़ों की जायदाद आती है, वैसे भी वह उसे संभाल तो नहीं पाएगी। तो अच्छा है, हमें उसे ले ले। यह कहते हुए उसके चेहरे पर भी एक सेठानी भाव थे। क्या आगे चलकर अनाया खुद को बचा लेगी इस चल से, और कैसे बदला लेगी वो मेहता खानदान से। सिटी हॉस्पिटल में दूसरी ओर सिटी हॉस्पिटल में अनाया के सजेशन के बाद शुभ सिंघानिया होश में आ चुका था, और सिंघानिया परिवार काफी खुश था। वार्ड में पूरा सिंघानिया परिवार बैठा था, यहाँ तक कि मिस्टर सिंघानिया शुभ के दादाजी भी वहां आए हुए थे। मिस्टर बख्शी अपने नातिन को चेक कर रहे थे। शुभ होश में आने के बाद बस गौर से अपने परिवार को देख रहा था। वो थोड़ी दर्द भरी आवाज में अपने नानू को देखते हुए बोला, मैं यहाँ लेटे लेटे बोर हो रहा हूँ नानू, मुझे खड़ा होना है। आप तो मुझे हल्का सा भी हिले नहीं दे रही। यह सुनकर मिस्टर बख्शी परेशान होकर बोले, बिल्कुल नहीं शुभ बेटा, अभी तुम हिल नहीं सकते, क्योंकि अभी हमने जल्दबाजी की तो मामला काफी बिगड़ सकता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है और उसका ऑपरेशन होना अभी बाकी है। यह सुनकर जहां सिंघानिया परिवार के चेहरे पर दर्द भरे भाव थे और वह लोग परेशान थे, वही शुभ थोड़ा चौंकते हुए बोला, लेकिन मुझे कोई एहसास तो नहीं हो रहा है नानू, आप झूठ तो नहीं बोल रहे। यह सुनकर मिस्टर बक्सी प्यार से बोलो, अच्छा होता बेटा मैं झूठ ही बोल रहा होता। मुझे पता है कि तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। अभी तुम्हारा फाइनल चेकअप होगा, उसके बाद हम डॉक्टर एना का इंतजार करना है। तुम्हारा ऑपरेशन करने के लिए यहाँ आएगी। यह सुनकर शुभ थोड़ा मायूस हो जाता है। आखिरकार था तो वो एक बच्चा ही। तभी उसे याद आता है कि उसके नानू ने किस डॉक्टर की बात की है, इसलिए वह अपनी चमकदार आंखों से अपने नानू को देखकर पूछता है, नानू क्या उसी मिस्टीरियस डॉक्टर एना ने मेरा ऑपरेशन किया था, जिसके बारे में आपने मुझसे पहले भी बात की थी? आपने मुझे तो बताया था कि उनसे मिलना कितना मुश्किल है, यहाँ तक कि आपने भी कभी उन्हें नहीं देखा था, न ही आप उनसे मिले थे। यह सुनकर मिस्टर बक्सी उसे प्यार से देखते हुए बोले, हाँ शुभ बेटा, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसने तुम्हारा ऑपरेशन किया है। यह सुनकर वह मुस्कुराकर बोला, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? उन्होंने मेरी जान बचाई है, उनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। मैं उन्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। जिस तरह से आपने कहा था कि वह इस दुनिया के लिए एक गॉड गिफ्ट है, एक अजूबा है, तो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर मिस्टर बक्सी कुछ सोचते हुए बोले, तुम चिंता मत करो, उन्होंने कहा है कि तुम्हारा दूसरा ऑपरेशन भी वही करेंगे, तो तुम्हारे पास जरूर आएंगे, तब मिल लेना। तब तक के लिए आराम करो, और उन्होंने खास कहा है तो अपनी जगह से हिलना मत, क्योंकि पहले ही डॉक्टर के लापरवाही की वजह से तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की हालत खराब हो चुकी है। अगर तुम हिले तो तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी। यह सुनकर शुभ किसी आज्ञाकारी बच्चों की तरह हमें सिर हिला देता है। शुभ डॉक्टर एना को भले ही मिला नहीं था, लेकिन वह उसकी काफी रिस्पेक्ट करता था। सिर्फ अपने नानू और दादू के साथ बहुत ज्यादा वक्त गुजरता था। उसके मॉम डैड हमेशा काम में बिजी रहते थे, इसीलिए वह जितना बिजनेस में इंटरेस्ट लेता था, उसी तरह वह अपने नानू के साथ हर वक्त अस्पताल आया करता था। तो वह मेडिकल की नॉलेज भी रखता था, और उसके नानू उसे हर बार डॉक्टर एना की तारीफ ही सुनाते थे। इसीलिए वह उसका अनकहा दाई हॉट फैन बन चुका था। इसलिए वह सारी चीज आज्ञाकारी तरीके से मान रहा था। शुभ को दवाइयां देकर आराम करने को कहकर मिस्टर बख्शी वहां से जाते हुए सिंघानिया परिवार को देखते हैं, जो वहां बैठा हुआ था। वह उन्हें इशारा करते हैं ताकि वह बाहर आए और वह उनसे बात कर सके। मिस्टर बख्शी के केबिन में सामने पूरा सिंघानिया परिवार बैठा हुआ था, और मिस्टर बख्शी अपनी जगह पर बैठे हुए थोड़ा परेशान होकर बोले, अभी के लिए हम यह नहीं जानते कि शुभ का ऑपरेशन कब होगा, लेकिन हमें तब तक उसकी देखभाल करनी होगी। वह भी काफी अच्छे से, उसकी ब्रेन सर्जरी तो काफी अच्छे से सक्सेसफुल हो चुकी है और उसके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आए हैं, लेकिन उसकी पूरी बॉडी की रिपोर्ट नॉर्मल ही आए हैं, जैसा कि हमें डॉक्टर एना ने कहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी के साथ साथ उसके कई सारे मसल्स भी अंदर से डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से सबको अंदरूनी दर्द हो रहा है। इसीलिए वह अपनी जगह से खड़ा होना चाहता था, क्योंकि उसे लेते हुए उसकी मसल्स में पेन हो रहा है। मैं अभी के लिए तो उसे पेन किलर दे दिया है, लेकिन हमें खास ध्यान रखना है कि वह कोई बचपन ना करे और अपनी जगह से ना हिले। मैं जल्द से जल्द डॉक्टर एना को ऑपरेशन के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के बाद ही शुभ अब ठीक होगा। यह सुनकर डॉक्टर सिंघानिया जो वहां बैठे हुए थे,
वह थोड़ी कड़क आवाज में बोली, बख्शी वह जो भी मांगे उसे दे दो, लेकिन जल्द से जल्द मेरे पोते का इलाज करवाओ। मैं मेरे पोते को इस तरह से दर्द में नहीं देख सकता, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना क्यों ना पड़े। तुम चाहे तो उसे मुंह मांगे कीमत दे दो, वह जो मांगे वह उसे दे दो, लेकिन उसे यहाँ बुलाओ। मैं चाहता हूँ कि उसका ऑपरेशन आज ही हो जाए। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी उसे देखते हुए थोड़ी गंभीर आवाज में बोले, सिद्धानिया ऐसा नहीं हो सकता। वह कोई मामूली इंसान नहीं है जिसे तुम कहीं से भी अपनी पावर दिखाकर यहाँ बुला सकते हो। दरअसल वह दोनों दोस्त थे और वह दोनों एक दूसरे को हमेशा से ऐसे ही बुलाते थे। इसीलिए मिस्टर सिंघानिया, जो अपने सख्त मिजाज के लिए जाने जाते थे, उन्हें डॉक्टर बख्शी इस तरह से डांट रहे थे। वहीं उनकी बात सुनकर मिस्टर सिंघानिया आगे छोटी करते हुए बोले, क्या कहना चाहते हो बक्सी, कि मैं किसी को यहाँ नहीं बुला सकता? तुम बस मुझे बताओ वो कहाँ है, मैं उसे वहीं से उठा लूंगा। यह सुनकर डॉक्टर बख्शी अपने सिर पर हाथ मारते हुए थोड़ा गुस्से में बोले, सिद्धानिया आपने बेवकूफी करना बंद करो, कहीं ऐसा ना हो कि वह हमारे शुभ का इलाज करना ही बंद कर दे। फिर गुस्से में उन्हें देखकर बोले, वो यहाँ आई और मैं उनसे कांटेक्ट कर पाया क्योंकि मैं पिछले 3 ऑपरेशन में उनके साथ था और मैंने उनकी मदद की थी। इसीलिए मेरे सिर्फ एक कॉल करने पर वह यहाँ आ गई और उन्होंने बिना किसी सवाल के शुभ का इलाज की। वरना तुम्हें क्या लगता है तुम उन्हें यहाँ बुला पाते? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी बकवास करना बंद करो। क्या मिस्टर सिद्धानिया करेंगे कोई बेवकूफी और शुभ की ओर बढ़ता खतरा उसे बचा पाएगा? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।